वाला ने किसान नौजवान ये भटक रहा है, बर्बाद हो गया। ये समझ लीजिए नौजवान को नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, प्राइवेट भटक रहा है, सब चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। गाँव का बच्चों का ही एक मुद्दा है, बच्चों को नौकरी मिले। हम भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, बस यही सारे मुद्दे। देश का नौजवान जिसका उम्र खत्म हो गया, 12-14 साल निकल गया 2014 से 2024 के मध्य में, और ना जाने तमाम ऐसे नौजवान इलाहाबाद रह करके और दिल्ली रह करके एक छोटे से कमरे में रह करके 50 किलो आटा 50 किलो चावल ले जाते हैं, और एक कमरे में 4-4, 5-5 नौजवान रह करके किसान का बेटा पढ़ता है। लेकिन जब आता है चुनाव, जब आता है परीक्षा का समय, तो पेपर लीक हो जाता है। कोई मतलब नहीं, चुनाव आ गया है तो मोदी ये मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो हर एक चीज़ में धर्म को लाएंगे, जाति को लाएंगे। अभी कल वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर के दंगे नहीं रोके जा रहे, तो प्रज्वल रवेन्ना को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ साफ साफ प्रूफ है। आपने उसको फ्ली आउट कर दिया जर्मनी। तो राशन में ये समझ लो खत्म है भाई, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम 50,000 कमा लेंगे महीने में, हमें भीख नहीं चाहिए। का कहना है कि भाई मोदी जी राशन देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, हर आदमी की अपनी ज़रूरत होती है, तो उनकी भी चॉइस है। उन्हें 5 किलो राशन में खुश हैं, ये 5 किलो राशन में। इनसे पूछो इनके बच्चों का भविष्य क्या है। चुनाव में जो है बीजेपी के अच्छा वर्चस्व है, यूपी में भी और देश में भी। तो जो यहाँ पे और बची बात यहाँ की, जो लोग गढ़ समझते हैं तो इसका गढ़ नहीं रह गया कहीं भी। हाँ, पब्लिक ये समझ रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने परमानेंटली यहाँ गुदा रखा है, इनकलाब जिंदाबाद। और इधर क्या की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ मैं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ मैं। पेट्रोल फ्री भरवा के घूम रहे रैलियों में, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जय श्री राम का नारा लगा दिया, लोग पागल हो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि 2 चौपाइयाँ नहीं आती होंगी, लेकिन हिंदुत्व का नारा लिए घूम रहे हैं पूरी परचम के साथ। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने जा रही है, और लोधी ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार कुशवाहा बिन मलाह तुराहा दुसाद नाई हजाम का मामला नहीं है। यह मामला विकास का मामला है। यह मामला 108 नंबर का है, यह मामला 102 नंबर का है। और कन्नौज की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की धरती के लिए क्या किया है, जहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े किसानों की मंडी। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट आई है, एक तो या तो ये वैकेंसीज निकालेंगे नहीं, निकालेंगे तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, जो मेरे साथ सीने करवा दिया तो लीक करा देंगे, लीक भी करवा दिया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे दिया तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगी। कुल मिला के ना जॉब्स देनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है। सुबह बाहर भी दिखा दो हम कहाँ खड़े हैं। ये सुबह सुबह जो ट्रक जा रहा है, सब हॉर्न बजाते हुए। अर्नब गुप्ता। अरे हम तो एक अर्नब गोस्वामी को जानते हैं। नहीं, उनसे दूरी रखी, उसने तो मेरे नाम की इज्जत खराब करके रख दी है बिल्कुल ही। ये लो, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल ही खराब करा। उनको बोलने की बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविजन पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं। कन्नौज में अखिलेश जी बहुत बड़ी जीत होगी कन्नौज में। अरे सारा ध्रुवीकरण हो रहा, सबका वोट हो रहा, ऐसी कोई जात नहीं जिसका वोट मिल ही रहा। हाँ जी, आप ही की ठेली है? हाँ जी। तो सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे? 4 बजे। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह आ जाते हो? हाँ, मंडी लगती है 4 बजे। अच्छा, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। 4 बजे से 7 बजे तक। तो अब तो 7:45 बजने जा रहा है। तो खत्म हो गई मंडी, अब हम लोग बैठे हैं थोड़ा। मंडी लगती है मतलब? हल्की मंडी लगती है। अच्छा, तो ये पूरा सब सुबह ही लग जाता है यहाँ? हाँ, सब सुबह ही लग जाता है। कई फल वाले भी सुबह सुबह आ जाते हैं? फल वाले सब। लेकिन ये तो दिन भर रहते होंगे ना, हट जाएंगे थोड़ी देर? रेडी है या हल्की मंडी खत्म हो चुकी है, थोक वाली। अच्छा, थोक वाली खत्म हो गई। तो जैसे इतना ही खरबूजा लेके आज बैठे? नहीं, अब मिला नहीं आज मिला नहीं, तो मंडी से लिया आपने? मंडी से लिया। ये कितने में बेचते हो ये? आप 40 रुपये। क्या नाम है आपका? विनोद बाथम साहब। तो और ये जगह चौराहे क्या नाम है? गांधी चौराहा। गांधी चौराहा तिरवा। हाँ, तो गांधी चौराहा तिरवा हम लोग दरअसल कन्नौज में है, और कन्नौज में आया हूँ जरा समझने के लिए, क्योंकि कन्नौज एक हॉट सीट है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में। डिम्पल, अखिलेश यादव की पत्नी, पिछली बार 2019 में 13,000 वोटों से हार गई थी, लेकिन उसके पहले डिम्पल यादव यहाँ से सांसद चुनी गई थी। 2012 के उपचुनाव में, 2014 में, 19 में हार गई थी। उसके पहले पास्ट में अखिलेश यादव भी यहाँ से सांसद रहे, मेरे ख्याल से 2 बार, और उसके पहले मुलायम सिंह भी सांसद रहे। कहानी पुरानी है, कल के वीडियो में विस्तार से बताया।
तो मैं जरा आया कि अलग अलग जगह चौक चौराहे पर लोगों से बात करूं, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण, इसको समझने के लिए। क्योंकि कन्नौज पर सबकी नज़र इसलिए है क्योंकि कन्नौज और ये कुछ आसपास के इलाके जो समाजवादियों के गढ़ माने जाते रहे, मतलब एक कन्नौज का इतिहास ये भी है कि 1967 में जब कन्नौज सीट बनी तो पहली बार राम मनोहर लोहिया यहाँ से लड़े और जीते 1967 में। तो एक तरह से ये गढ़ माना जाता रहा है, मुलायम सिंह उनके परिवार का, समाजवादियों का, छोटू सिंह यादव सांसद रहे। तो इसलिए मुझे लगा कि ज़रा यहाँ समझें कि 2019 में क्या ऐसा हुआ जिससे डिम्पल हारी और 2024 में क्या परिणाम हो सकता है। सुब्रत पाठक जिन्होंने 2019 में डिम्पल को हराया, वो 2014 में भी डिम्पल के सामने खड़े थे, 2014 में हारे, 19 में जीत गए। वही सुब्रत पाठक इस बार फिर से अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं, या कहें अखिलेश उनको चुनौती देने आए। तो ऐसे सुबह सुबह ये ठीहे पर अलग अलग जगह। तो बाथम साहब है जी है। तो ये बताओ, जैसे ये जो भी 8-10 खरबूजा है, सुबह 3-4 घंटे, ये कितने देर तक ठेला लगाते हो आप? ठेला दिन भर लगाते हैं। दिन भर लगाते हो, जगह बदल देते होगे जब पीछे की दुकान खुलती है, जगह कहीं और लगा देते हो? इधर उधर घूमते रहते हैं। घूमते रहते हो। तो दिन भर में जैसे कितना का बेच लेते हो आप? यही आप 200-300 रुपये कमा लेते हैं। 200-300 रुपये कमा लेते 200-300 दिन भर में कमाते हो। परिवार में और कौन लोग हैं आपके? परिवार में आप बहुत लोग हैं। अच्छा, रहने वाले यहीं के? रहने वाले हम सौरिक के। लेकिन कन्नौज ही हुआ ना? कन्नौज ही है। तो चुनाव है, पता आपको? है ना? चुनाव है ना? हाँ। कौन कौन लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और अभी का उनको सुब्रत पाठक साहब। हाँ। तो इस बार इधर क्या चल रहा है, क्या मुद्दा लोग सोच रहे हैं इस बार? मुद्दा है, सोच कर रहे हैं आप, यही सोच रहे हैं अब जो भी होगा अच्छा करेगा वो आएगा सामने। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, कौन अच्छा करने वाला लग रहा है? ये तो अच्छा था, सुब्रत पाठक लग रहे हैं। सुब्रत पाठक जी। क्यों पाठक जी? अब मेरा काम था, आप निकल गया, उन्होंने निकाल दिया, तो उन्हें के गुड़गाएंगे। क्या क्या निकाल दिया? थोड़ा बहुत काम था, वो निकल गया गरीबों लोगों को। और क्या काम था? जैसे यही कॉलोनी वगैरह, यही वगैरह। और कॉलोनी मिली आपको? अच्छा, कहाँ कॉलोनी मिली? हमको सौरिक मिली। सौरिक आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना वाला? अच्छा, और कुछ काम हुआ? और कुछ नहीं, इतना ही हुआ। इतना ही हुआ। तो चलो, इसके लिए आप बोल रहे हो सुब्रत पाठक, मतलब मोदी जी के राज चाहते हो? जी सर। जी सर। तो और बाकी कुछ समस्या, महंगाई, ये सब बहुत है? ये महंगाई तो है ही, आप तो सारी जनता भी जानती है, गरीबी परेशान हुआ है। आप भी परेशान हो? परेशान देख लो आप कैसे बैठे हैं। आज जैसे आप परेशान ना होते तो ऐसे चौराहे पे क्यों बैठे होते? नहीं, वो तो चलो काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए भी होता है, लेकिन मैं तो महंगाई पूछ रहा हूँ। महंगाई समस्या है कि नहीं आप लोगों के लिए? महंगाई समस्या है, महंगाई है तो अब महंगाई है। तो महंगाई तो वो सरकार ही तो करती है। तो ये सरकार महंगाई में फेल है कि पास है रोकने में? अभी तो खैर पास है। महंगाई रोकने में पास है? अभी तो है। तो कैसे पास है जब महंगाई बढ़ी हुई है? तो महंगाई बढ़ी हुई है तो कुछ दिन हो जाती है, कुछ महीने बाद वो इलेक्शन बाद कुछ होगा बढ़िया काम। क्यों अभी 3-4 साल 5 साल से जब बढ़ गया तो इलेक्शन के बाद कैसे अच्छा होगा? तो पार्टी बदल देगी, आप पार्टी बदल देगी तो कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल तो 2-3 आप सब लोग ये ठेले वाले हो? सब लोग हैं? सब लोग ठेले वाले हो? ठेले वाले नहीं। क्या करते हो आप? क्या करते हो भाई साहब? इधर हैं? तुम क्या करते हो? यही लगाते हैं। कहाँ? यही लगाते हैं। एक ही है? तो एक ही रेडी पे 2 लोग हो? ये तो चले जाते हैं, हम ही रहते हैं। ये आपके कौन हुए? मामा। अच्छा, आपके मामा हुए। तो आप वोटर हो? जी जी। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार? इस बार जो हमेशा सोचा हो, इस बार भी सोच रहे हैं। इस बार भी जो पहले सोचा था। पहले क्या सोचा था? कमल। कमल क्यों, बताओ? वो बस ऐसे ही सबकी है। बताओ ना जरा, वजह बताओ। क्या नाम है आपका? सही चल रहा है उसका, अरविंद सिंह। क्या सही चल रहा है बताओ? चल रहा है, सबको देख रहा है। और बताओ ना, थोड़ा समझाओ तो। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह कश्यप।
अरविंद सिंह कश्यप। अरविंद सिंह कश्यप। तो क्या कुछ बताओ, कुछ फ़ायदा हुआ 4-5 साल 6 साल 8 साल चल रहा है, सही फायदा ही है। अब उसमें क्या सबको दिख रहा है ना, सब सुरक्षा भी है और इतना भी तेरे लोड गटर भी तो नहीं है। क्या नहीं आदमी है? खुला चल तो सकता है। अच्छा, खुला चल सकता है, पहले असुरक्षा थी। जी क्या जैसे क्या होता था? जो भी था वो सही है। घूमतरो अरविंद सिंह घूमतरो क्या। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ जरा, ये ठेले वाले सब्जी वाले से और फल वालों से जरा बात करेंगे। करो भैया करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ। अशरफ जी। तो क्या इस बार इधर लग रहा है चुनाव में जी में मर्जी हो मैं दे नहीं। नहीं दे देंगे, लेकिन आप किसको चाहते हो यहाँ से? हम साइकिल हैं? साइकिल क्यों साइकिल? साइकिल की जरूरत है। क्यों जरूरत? ठेलिया चलाए रहे तो साइकिल की जरूरत है। क्यों साइकिल क्यों? साइकिल में जरूरत है साहब। क्या जरूरत है बताओ ना। अरे सब आ रहा हूँ मैं हैं? सब आ रहा हूँ मैं। ठेलिया चलाओ चाहे जहाँ लगाओ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गौरव सिंह। गौरव सिंह। क्या ये केला इतना क्यों खरीद रहे हो? केले खरीदने को थोड़ा सा प्रसाद वगैरह, प्रसाद के लिए। अच्छा, प्रसाद के लिए। पूजा उजा है? हाँ पूजा वगैरह है। हैं? पूजा है पूजा। पूजा है तो थोक में केला ले रहे हो? हाँ थोक में 11-12 दर्जन ले 11-12 दर्जन ले रहे हो। आपका क्या नाम है? जुबैर हैं? जुबैर। तो गौरव, क्या इस बार इधर लोग बोल रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में जो है बीजेपी के अच्छा वर्चस्व है, यूपी में भी और देश में भी। तो जो यहाँ पे और बची बात है यहाँ की, जो लोग गढ़ समझते हैं तो इसका गढ़ नहीं रह गया कहीं भी। अच्छा। हाँ पब्लिक ये समझ रही है, जो अच्छा करेगा वोट उसे मिलेगा। तो यहाँ अच्छा काम हुआ है 5 साल में? फिलहाल में काम सब बढ़िया हुआ है। कुछ बताओ जैसे। यहाँ भी हुआ है, देश में भी हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है, जिला में भी हुआ है, तहसील स्तर भी हुआ है, ग्राम स्तर भी हुआ है, हर जगह अच्छा काम हुआ है। कुछ बताओ देश प्रदेश का कुछ काम ऐसे समझने के लिए अब आपको तो अच्छा लगता है। आपको तो खुद पता है। नहीं आप बताओ ना, आपसे समझेंगे। क्या हैं? हो गया ये देखिए आपको तो यही सब आप देख रहे हैं, जैसे गुंडा राज, मेन चीज़ गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है सरकार में। और दूसरी चीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो तो सबको पता है, जो भी ऐसी जैसे और जैसे कि ये महंगाई है और भी है। मेन चीज़ महंगाई तो है, वो खत्म कहाँ? नहीं महंगाई इतनी नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है जैसे कि जिस हिसाब से जो जैसा चल रहा है उसी हिसाब से। अच्छा, महंगाई नहीं है। बड़ा दिलचस्प है, जो मोदी जी के सपोर्टर होते हैं उनको महंगाई नहीं दिखती है, तो इनको महंगाई नहीं मैं ऐसी कोई बात। आप इधर आते हैं जरा, ये 2-3 लोग और यहाँ दिख रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम सुरंग सिंह। क्या करते हैं आप? बेटा आप बच्चे हो, आप ना आओगे। क्या करते हैं? सेवानिवृत्त रहे, अध्यापक रहे। अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार इधर कन्नौज में? पिछली बार तो बीजेपी यहाँ कब्जा कर ली थी, जीत गई। अरे अब की बार इतनी बड़ी जीत हो गई, आपका मीडिया कहेगा कहीं इसकी बीजेपी? अरे बीजेपी तो बहुत पीछे चली गई यहाँ। अरे कहाँ पीछे? अभी अरे चुनाव यहाँ हुआ बहुत कन्नौज में चली गई, हम नहीं जानते हैं। हमने कन्नौज में चली गई पीछे और हमने दूसरा ही मालूम। कन्नौज में अखिलेश जी बहुत बड़ी जीत होगी कन्नौज में। अरे सारा ध्रुवीकरण हो रहा, सबका वोट हो रहा। ऐसी कोई जात नहीं जिसका वोट मिल नहीं रहा है। कि कोई जात नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, सबका वोट मिल रहा है। ईसाई भी है यहाँ थोड़े परिवार है और सिख भी है, सिख हुआ वोट मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हो? नहीं हम नेता नहीं भाई, कार्यकर्ता। अरे कार्यकर्ता भी नहीं। तो ये सारे समाज का वोट मिल रहा है, ये आप कैसे? हम घूम चलते फिरते रहते हैं, हम पैदल चलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अपने जीवन में 10 किलोमीटर डेली चलते हैं। अच्छा, भैया मिल गए, आप क्या हो रहा है, नमस्ते हो गई, ये विचारधारा मिल जाती है, ये बात है। तो ये यहाँ के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? देखिए विकास, तो विकास किसका विकास? अरे मोदी जी ने कोई विकास नहीं हुआ, सुब्रत पाठक के जमाने में कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी यहाँ कन्नौज लोकसभा में। अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। देखिए ये रोड किसने दिया, ये रोड किसने दिया, पूछिए इनसे, पूछिए सबसे पूछिए। मेडिकल कॉलेज किसने दिया चिकित्सा के लिए, व्यापारियों के लिए विशेष मंडी किसने दी, इत्र वालों के लिए, उद्योगपतियों को दी, किसानों के लिए काव में मिल्क प्लांट दिया गैसिंगपुर में, किसानों के लिए विशेष वो दिया फल फ्रूट वाला कार्यक्रम दिया, कि विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सबके लिए चिकित्सा जगत में वो मेडिकल कॉलेज दिया, ये विद्यार्थी इसके लिए पैरा मेडिकल दिया। आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, आइए आगे आइए। दिया किसके, पूछे कोई आदमी कहे हमारे लिए कैसे मिला, किस जात को नहीं मिला, सबको मिला, सबको विद्यार्थियों को मिल रहा, सबको मिला, लाभ मिल रहा है यहाँ। अब नेता टाइप से बात कर रहे हो समाजवादी पार्टी? ये नहीं, नेता नहीं भाई, हम ऐसे अपने टीचर एसोसिएशन संगठन में रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश महामंत्री रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नव है।
अर्नब गुप्ता, अर्नब गुप्ता। अर्नब गुप्ता, अरे हम तो एक अर्नब गोस्वामी को जानते नहीं नहीं नहीं, उनसे दूरी रखिए, उसने तो मेरे नाम की इज्जत खराब करके रख दी है बिल्कुल ही। हैं। ये लो, ये क्या बोल रहे हैं जी? बिल्कुल, उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल ही खराब करा। उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं चाहिए। इनको बोलने की तमीज़ नहीं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो बेकार इंसान है वो एकदम। मैं उसको कतई फॉलो नहीं करता। लो, आपके हम नाम है अर्नब। अरे तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उसने नाम खराब करा है मेरा, हम नाम है, तो उसको बोलने का कतई तरीका नहीं आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ अर्नब गुप्ता मिल गए और मैंने कहा आपके हम नाम है अर्नब गोस्वामी, उनको तो जानता हूँ, बोल रहे उन्होंने मेरा नाम खराब कर तो दिया। आप नेशनल टेलीविज़न पर ड्रग्स दो करके चिल्लाओगे, फिर क्या ही होगा। आप एक जर्नलिस्ट होने का अपना धर्म निभाइए ना। आप पार्शियल होकर अगर किसी एक पार्टी को लेके या गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करेंगे तो आप फिर मीडिया कर्मी कहने के लायक नहीं रहे। अगर आप पार्शियलिटी लाना शुरू कर देंगे, मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है देश में जो आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस करा सकता है। अगर वही पार्शियल होना शुरू हो गया, अगर वही गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा, तो फिर देश में जो चीज़ें वाकई में घटित हो रही है वो पता कैसे चलेंगी। क्या करते हो? सुबह सुबह बाहर भी दिखा दो हम कहाँ खड़े हैं। ये सुबह सुबह जो ट्रक जा रहा है सब हॉर्न बजाते हुए। कम बजाओ भाई, ज़्यादा ही बजा रहे हो। नमस्कार है, कम बजाते हुए जाओ। तो ये तिरवा का कौन सा चौराहा हुआ? गांधी चौराहा है। गांधी चौराहा है। और ये बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ, चूँकि आप युवा हो, पढ़ाई कितनी की है या कर रहे हो? मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से और इकोनॉमी से। और मैंने अपने तिरवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी से कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। फ़िलहाल जॉब की तलाश में है। अच्छा, तो यहाँ आपका घर यहीं तिरवा का? जी, मैं लोकल तिरवा का रेजिडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताओ अर्नब कि आप लोगों के लिए, यूथ के लिए क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का यूथ के लिए तो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो कोर्स परस्यू करा है मेडिकल कॉलेज से, उसके लिए लास्ट वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में निकाली थी। इसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। और 2000 कितने में? मैंने 2000 कब लास्ट वैकेंसी? 2013 में, 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी एक्सरे टेक्नीशियंस की। उसके बाद से कोई वैकेंसी तो अखिलेश जी की सरकार थी 13 में, 14, 15, 16, 17। बिल्कुल। 17 में बीजेपी आई। 2023 में जुलाई में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी SSSC की तरफ से उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी। और जुलाई 2023 से आज मई 2024 हो गई है, अभी तक उन्होंने उसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करा पाई। सबसे वैकेंसी के 10 साल से नहीं निकली। एक्सरे टेक्नीशियंस की सर, जो एक्सरेज परफॉर्म करते हैं, जब हम लोगों को बोन में फ्रैक्चर होता है या कोई भी सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग एक्सरेज परफॉर्म। हो सकता है उनके पास वैकेंसी ना हो, आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना हो जिसमें वैकेंसी ना हो। 372 वैकेंसीज़ के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन आउट करा था और अभी तक उन्होंने उसके लिए कोई प्रक्रिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करंट में यूपी गवर्नमेंट में जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई हैं, लास्ट ईयर उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसमें उन्होंने, जैसा सिविल सर्विसेज में एक प्री होता है, मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने बिल्कुल वही फॉलो करना शुरू कर दिया ग्रुप सी की भी जॉब्स में। चलिए वो भी ठीक है, आपने कर लिया। उन्होंने उन्हीं को एलिजिबल माना जिन्होंने 2022 में पेट का एग्ज़ाम दिया था। आपने देखा होगा पेट के एग्ज़ाम में कितनी बुरी तरीके से भीड़ हुई थी, कवरेज भी हुई थी कि 25-25 लाख, 40-40 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं पेट का, जिसका कोई यूज़ नहीं। उसको एक एज अ प्रीलिमिनरी माना उन्होंने सिर्फ। तो प्रीलिमिनरी मानने के बाद फिर ठीक है, और उन्होंने जब सिलेबस आउट करा 2023 वाली इस वैकेंसी का, उन्होंने उसमें भी यूपी जीके ऐड कर दी, कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपने पेट को एक आधार माना है, तो वो क्यों लिया? अगर आपको वही चीज़, क्या मेडिकल स्टूडेंट अब जाके वो वापस से वो यूपी का जीके और कंप्यूटर वगैरह पढ़ना शुरू किया? कंप्यूटर तक तो ठीक है कि वो एक्सरेज में भी यूज़ आता है। क्या चाहते हो आप? सर मैं तो यही चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप रोज़गार दीजिए हम लोगों को। अभी मैं करंटली 24 का हूँ और जब तक मैं एक जॉब मेरे पास नहीं होगी तो मैं आगे अपना फ्यूचर किस तरीके से प्लान करूँ? अच्छा ये बताओ, जैसे मैं अचानक नज़र पड़ी बलिदानम परमो धर्म, ये आपने परमानेंट बनवा लिया है? और इधर भी कुछ लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, तो बड़े क्रांतिकारी टाइप के लग रहे हैं। मैं आइडियोलॉजी मेरी भगत सिंह जी से बिल्कुल मैच करती है। और मैं मतलब ये परमानेंट आपने बुधवा लिया? परमानेंट है टैटू। तो बड़ा कष्ट हुआ होगा भाई इसको परमानेंट? कोई दिक्कत नहीं सर, वो फांसी चढ़ के चले गए मेरी एज में भगत सिंह जी, तो मैंने तो खैर एक टैटू ही करा है। तो मैं उस पर भी बोलना चाहता था कि मतलब आज के समय में देश में जो समस्याएं चल रही हैं, वाकई में आज एक इंकलाब की ज़रूरत है।
बस लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन है। आप करंट में सिचुएशंस देखिए ना तो ये गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहती है, सबसे बड़ी चीज़ तो है ना एजुकेशन पे काम करना चाहिए। जब ये एजुकेशन पे काम करेंगे, जब देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कल उठ के इनसे सवाल करेगा। भाई हम एक एमपी को चुनने जा रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रैली में बोलते हैं कि आप सुब्रत पाठक को वोट दीजिए, यानी आप मुझे वोट दे रहे हैं। भाई अगर मुझे मेरी लोकसभा में कुछ इशू होगा, क्या मैं सीधे नरेंद्र मोदी सर के पास जा सकता हूँ? मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस है उनके पास जाने का कि मैं उनको बता सकूँ कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, क्या आप उसको सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक लोकल एमपी के पास ही जाएंगे अपने, और हमारा लोकल एमपी जब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं सुब्रत पाठक जी से पूछना चाहूँगा, आपने 5 साल में 5 कार्य गिना दीजिए जो कर दिए हों। मैं अपना करंट बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी और कैंसर इंस्टीट्यूट 2 बिल्डिंग्स बनी खड़ी हैं जिनका अराउंड लागत है 106 करोड़ रुपये। 2017 में जब अपनी कुर्सी छोड़ी थी तो कैंसर इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दोनों तैयार थे। किन्होंने? अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम पे बनवाई थी, और 17 से आज 24 हो गई है। करीब 8 साल बीतने को आ गए हैं। उन्होंने उस बिल्डिंग को चालू नहीं करा पाया, उसकी पपड़ी छूटना शुरू हो गई है पेंट की। उसमें 106 करोड़ तो उन बिल्डिंगों की लागत हो गई। इसके बाद अंदर मशीन्स लगे हुए थे। पूरे मेडिकल कॉलेज की सबसे खूबसूरत वही 2 बिल्डिंगें थी, उसमें ऑटोमेटेड सेंसर वाले डोर्स। कहाँ है ये? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाइएगा, फर्स्ट गेट से बिल्कुल सामने पे ही जाके हैं। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज तक कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता था, लेकिन उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मतलब आप करो 5 साल में ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। मैं तो पूछना चाहूँगा कि नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ, क्या करते हो आप? ऐसे बेरोजगार हूँ। तो चलो आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई। हाँ, किसानी टाइप देखते हैं बस। तो किसानी काम करना भी काम है। आप लोग रोजगार को पढ़ते रहे, बेरोजगार हूँ। अभी तक सरकार ने कुछ रोजगार नहीं दे पा रही कि जब तक इसके बाद 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं। बताइए, कोई वैकेंसी इतनी जितनी सुविधाएं बढ़ा ही नहीं रहे। वहाँ जहाँ तहाँ सब लोग बेरोजगार हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे देश आप में। क्या करते हो? मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर अभी बेरोजगार हूँ। प्रिपरेशन कर रहा था, पुलिस का फॉर्म डाला था, पर अभी बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, तो उसमें कोई वैकेंसी आती नहीं फार्मासिस्ट के लिए, और मैंने बीएससी भी कर रखा है। तो अभी मैंने उसका यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाला था, और फार्मासिस्ट की भी कुछ वैकेंसी आई थी 200-300, तो उसमें भी फॉर्म डाला था। पर उसमें ये है कंपटीशन बहुत है, लाखों की तादाद में फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी आती है 200-300। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? विकास है। कन्नौज में जो विकास हुआ था 2017 तक, उसके बाद वहीं रुक गया। उसके बाद कोई काम 17 तक क्या विकास हुआ? लोग बोल रहे हैं कि पहले भी काम नहीं हुआ, अब भी काम नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक सब रुकी पड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ तक बना था वहीं तक अभी बना हुआ है। पैरामेडिकल जहाँ तक बना हुआ था अभी तक वहीं तक बना हुआ है। चालू नहीं करा पाए। 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। पैरामेडिकल कॉलेज जितना बना हुआ है वो 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। और इन्होंने, मैंने अपने टाइम पे भी जो हमारे CMS सर थे उनको हम स्टूडेंट्स ने लिख के एक लेटर भेजा था कि सर एक मिनट पीछे बात मत करो आप लोग। जो आप सर पैरामेडिकल कॉलेज है उसको स्टार्ट करा दीजिए। हमारे लिए अलग से पैरामेडिकल ब्लॉक उसमें बना हुआ है, नर्सिंग का ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्होंने पूरा जो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे MBBS के स्टूडेंट परस्यू करते हैं अपना कोर्स, उसी में बीच में बैठा के एक रूम के अंदर सारी क्लासेस उन्होंने कंडक्ट कराई। मतलब कुल मिला के कॉलेज बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी सुनना नहीं है, वो जैसे उनका मर्जी आता है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और जॉब्स की बात आप कर रहे हैं, 200-300 जॉब्स आप वहाँ पे क्रिएट करोगे, 20-20, 40-40 लाख रुपए फॉर्म पड़ेंगे। इसमें सरकार की इनकम तो है। अगर आप एक फॉर्म 100 रुपये का भी रखोगे और 20 लाख लोग फॉर्म भर देंगे तो उसमें गवर्नमेंट की तो इनकम है। आपने अपना तो जो भी आप वहाँ पे खर्च करोगे, अपना इंफ्रा जो भी यूज़ करोगे वो तो आपने कवर अप कर लिया। लेकिन आप ये देखिए, जब से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट आई है, एक तो या तो ये वैकेंसीज निकालेंगे तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, जो मेरे साथ सीने करवा दिया तो लीक करा देंगे, लीक भी करवा दिया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे दिया तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगी। कुल मिला के ना जॉब्स देनी ही नहीं है। तो जब तक आप जॉब्स क्रिएट ही नहीं करना चाहोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि देश विकास कर रहा है? किस एंगल पे आपको देश विकास करता हुआ दिख रहा है? कि जिस देश में 2014 में मैं देखता हूँ, कंगना रनावत जी कह रही थी, आपने इंटरव्यू सुना होगा कि देश 2014 में असली में आज़ाद हुआ है। ये गुलामी जो भीख में आज़ादी मिली है, इसका क्या काम है भाई? 2014 में जब मोदी जी कुर्सी पे बैठे थे प्राइम मिनिस्टर की, 25 करोड़ लोग उस समय पे माने जाते थे कि वो गरीब है। और आज 2024 में जब
14 में 25 करोड़ लोग बेरोजगार, मतलब गरीबी रेखा के नीचे आते थे, वो गरीब थे। अब 2024 आ गया है, आपको 82.5 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है 5 किलो। आप 5 किलो राशन पे उनको ज़िंदा रखना चाहते हो, तो आप ये चीज़ खुद ही सोचिए ना, गरीबी घटी है या बढ़ी है? कितने % लोगों को आपने गरीबी से निकाल दिया है? नहीं, वो तो आंकड़े सरकार के हैं कि गरीबी से बहुत लोगों को ट्रस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े ये सही है, फिर तो आप उस जुमले पे भी ट्रस्ट करते होंगे, पापा ने वॉर रुकवा दी। आपसे मणिपुर के दंगे नहीं रोके जा रहे, आपसे सौंदेश खाली में एक्शन नहीं लिया जा रहा, आपसे प्रज्वल रेवन्ना को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ साफ साफ प्रूफ है। आपने उसको फ्ली आउट कर दिया जर्मनी। भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल संदेश खाली में तो पकड़ा गया उस शाहजहां शेख, वो उसके ऊपर जब उन्होंने दबाव बनाया। चलिए मैं वो तो ऐसे भी वो ममता बनर्जी मैं इन सब तो चीज़ों, आरोप तो ममता बनर्जी पर लग रहा था। सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी को भी ना तो हिंदू ना मुसलमान मैं इनसे कैटेगराइज नहीं करता हूँ। जो भी गलत काम करेगा वो क्रिमिनल है, उसको कभी धर्म से, कभी जात से, इन सब चीज़ों से कभी भी उसको जस्टिफाई करना ही नहीं चाहिए। जिसने गलत किया वो क्रिमिनल है और उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना, हमारे मोदी जी वहाँ स्टेज पे जाके उसकी पीठ थपथपा के बोल के आए कि आप इसको वोट दीजिएगा। वीडियो नहीं आया था, बाद में वीडियो आया। वीडियो नहीं आया तो मैं आपको बैक एंड की चीज़ बताता हूँ। HD गौड़ा जो वहाँ पे लोकल लीडर थे, उन्होंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट को ये लिखा था कि इसके खिलाफ इतने इतने केसेस हैं और वो काफ़ी हीनियस क्राइम्स हैं, यानी विमेंस के खिलाफ क्राइम। देवेगौड़ा ने लिखा, तो उनकी तो फैमिली का है, ग्रैंडसन है। तो फिर दूसरा एक और गौड़ा, तो मैं उनका नेम कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक और गौड़ा करके थे, तो उन्होंने उनको पार्टी प्रेसिडेंट जो BJP के थे उनको लिखा था कि इसको टिकट मत दीजिए, इसके ऊपर हीनियस क्राइम्स है महिलाओं के खिलाफ। वो भी 4-4, 5-5 साल पुराने वीडियोस उसमें है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको टिकट दिया, उसको चुनाव लड़वाया। और सबसे टिकट JDS ने दिया, गठबंधन अलायंस तो सर BJP ने फैमिली है, HD देवेगौड़ा अलायंस। उन्होंने उनका जो वोट बैंक था उसी को तो यूटिलाइज करने के लिए उनको गठबंधन किया। चलिए ठीक है, लेकिन वो सब मुद्दा यहाँ है, यहाँ चुनाव का मुद्दा कन्नौज में क्या है? कन्नौज में सर विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। आप 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से मैं फिर वही चीज़ करूँगा। आप 5 काम मुझे बता दीजिए, मैं आपको वोट देने के लिए 110% राजी हूँ। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं B.Pharm कर रहा हूँ सर, स्टडी करता हूँ और कंपटीशन की तैयारी भी करता हूँ। अच्छा जी। तो आपके लिए क्या नाम बताया? मोहित राजपूत। मोहित राजपूत, अच्छा। हाँ, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। जो यहाँ के विधायक हैं उनका नाम है कैलाश राजपूत, और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 BJP पर, जिसमें कब्जा है BJP का। उनमें से एक सीट ये बैरवा भी है। और ये जो बैरवा विधानसभा, माफ़ करें, तिरवा विधानसभा जो है, तिरवा पर लगातार 3 बार शायद BJP जीतती रही है। तो BJP का अगर विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र देखें तो गढ़ है। और ख़ास बात ये कि कुछ जातियां हैं, OBC की कुछ जातियां, जिनकी बहुत अहमियत है, जिसमें लोध राजपूत हैं, जिसमें कश्यप हैं, जिसमें शाक्य हैं, और ऐसी 4-5 जातियां हैं जिनके 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25-2 लाख वोट हैं। जो यहाँ के विधायक हैं वो भी लोध राजपूत हैं। और जातीय आधार पर साधने की कोशिशें दोनों दलों की तरफ से हो रही है। उसका क्या असर होगा उसको भी ज़रा समझेंगे। हाँ, आप बताओ, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? मेरे लिए विकास का अहम मुद्दा है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है जी। पिछले 5 साल में कोई भी विकास हमारे जनपद में, हमारी विधानसभा में नहीं हुआ है। तो आपके जो विधायक है कैलाश राजपूत, वो तो कह रहे हैं विकास बहुत हो रहा है यहाँ। कहाँ हो रहा है? आप वो कोई 5 काम गिना दें कि जो विकास किया उन्होंने, उनके सांसद जी ने। उन्होंने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है। किन्होंने? सांसद जी ने हर वर्ग को सुब्रत पाठक की बात। जी जी। अच्छा। उन्होंने पाल समाज के मंत्री जी को गाली दी, अभद्र भाषा के प्रयोग किया। हाँ। उन्होंने लोधी समाज का अपमान किया। कहते हैं लोधियों का वोट हम तो ऐसे ही खरीद लेते हैं। तहसीलदार को मारा, दलित तहसीलदार को प्रताड़ित किया, पुलिस वालों को मारा। पुलिस वालों को कह रहे हैं, उन्होंने एक माफिया को पकड़ा तो कह रहे हैं गाली दे के फ़ोन पे, आपने सुनी होगी रिकॉर्डिंग, अवस्थी जूतों से मारूंगे, ऐसे कह रहे थे। और लोधियों को वोट सुनो महाराज, लोधियों को वोट खरीद लेते हैं महाराज, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कुछ एडिटेड है, क्या है, मुझे उसके बारे में। अगर एडिटेड है तो जांच कराने की बात कह रहे थे सर। उन्होंने जांच भी नहीं कराई क्योंकि वो सच वीडियो है। उन्होंने कहा था अगर फेक होता तो ज़रूर जांच कराते और प्रशासनिक कार्रवाई करते। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इससे साबित होता वीडियो सच है। जी। तो आपके लिए चुनाव का मुद्दा ये सब जो स्थानीय सिर्फ है, या मोदी जी कह रहे हैं देश में बहुत विकास हो रहा है, हमारे भारत विश्वगुरु बन रहा है? हमारे लिए विकास अहम मुद्दा है। बच्चों की शिक्षा, रोजगार भी एक अहम मुद्दा है। हाँ। शिक्षा देखिए, कोई भी वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है, ये लीकेज सरकार है। हाँ। और ये बताओ, हो आप लोग युवा,
लेकिन जहाँ भी जाता हूँ ये जातीय समीकरण लोग बताते हैं। पाल भी हैं लगभग 1.25 लाख, शाक्य लगभग 1.25 लाख, लोधी लगभग 2 लाख, लोधी राजपूत, ब्राह्मण और वो सब तो हैं। तो ये जो 4-5 जातियाँ हैं वो बहुत मायने रखती है, ऐसा लोग बताते हैं। तो युवा हो, वोट देते वक्त क्या ये सब लोग सोचते हैं ज़्यादा जातीय आधार पर होता है या नहीं, या ये सब मुद्दे हवा हो जाते हैं, या यही मुद्दे प्रभावित करते हैं चुनाव को? कई बार लगता है बात ये सब होती है विकास की, लेकिन समीकरण उसी आधार पर साध लेते हैं उम्मीदवार या पार्टियां। नहीं, अब की बार रोजगार अहम मुद्दा है, क्योंकि जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ पढ़ने लिखने वाला, वो उसके लिए रोजगार अहम मुद्दा है। कोई भी पेपर होता है लीक हो जाता है, ये लीकेज की सरकार है। अगर सारे माफिया जेल चले गए हैं तो ये पेपर लीक कैसे हो रहा है? जब पेपर लीक होता था, 1-2 पेपर लीक हुए तब कह रहे हैं ये माफियाओं की सरकार है। अब जब माफिया सारे इन्होंने मार दिए, कानून व्यवस्था इतनी चुस्त है, तो ये पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? इसका जवाब भी तो देना चाहिए सरकार को। आप क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा राजपूत। अन्नपूर्णा राजपूत। तो यहाँ लोध राजपूत बहुत हैं इस इलाके में? जी सर, यहाँ लोधी राजपूत बहुत ज़्यादा संख्या में। आपके विधायक जो हैं बीजेपी के, वो भी लोध राजपूत हैं? हाँ, कैलाश बिल्कुल, राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करती हैं आप? डायरी है, कहीं काम करती? नहीं, मैं ऐसे ही आई थी इधर, थोड़ा सा चौराहे पे तो भीड़ लगी देखी तो मैं आ गई। मैंने कहा देखते हैं कैमरा खुलते कुछ भीड़ लग जाती है। हाँ, तो वही देख रही थी मैं। 10-20 लोगों से ऐसे राह हाँ, वही देख रही थी मैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगी हुई है, तो देखा कि यहाँ प्रेस चल रही है, तो मैंने कहा देखती हूँ क्या है। आप क्या करती हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। तो आपके लिए नाम फिर से बताएं, भूल गया था। अन्नपूर्णा राजपूत। अन्नपूर्णा, बड़ा अच्छा नाम है, अन्नपूर्णा। और सारी कहानी जो है मानव जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत अन्न की है, और आप तो अन्नपूर्णा है। तो अब इस चुनाव के लिए आपके हिसाब से अन्नपूर्णा के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? बस चुनाव का बच्चों का ही एक मुद्दा है, बच्चों को नौकरी मिले। हम भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, रोज़गार के अवसर मिले, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, बस यही सारे मुद्दे हैं। तो ये सब है कि नहीं? नहीं, इस सरकार में तो नहीं है। इस सरकार में नहीं है मतलब? किस सरकार में नहीं है? मोदी सरकार में नहीं है। अब की बार हम अखिलेश को चुनने जा रहे हैं कन्नौज से। अखिलेश गरीबों के मसीहा हैं, मैंने उनके बारे में बहुत सुना, बहुत पढ़ा भी है। नहीं, लेकिन मोदी जी तो यही सब कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं यहाँ सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। जो आप कह रहे हैं वो सब तो यही तो योगी मोदी कह रहे हैं कि हमारे पास है। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इधर आइए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि सब सुरक्षित है। मुझे तो कोई सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा। मेरे घर में 2-2 पेपर आते हैं। उन्नाव का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, तमाम ऐसे कांड हुए हैं कि महिलाएं नग्न अवस्था में करके रोड पे घुमाई गई। और मणिपुर की घटना देख मणिपुर का घटना देख लीजिए आप। उन्नाव के जो वर्तमान विधायक जी थे, आपने देखा होगा, सेंगर जी, उनको बाइज्जत निकाल लिया गया और उस लड़की को न्याय नहीं मिला आज तो तक। ये सब नाम कैसे जानते हो? अगर हाउसवाइफ हो तो आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हो? मैंने कहा कि मेरे घर में 2-2 पेपर आते हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ उनको। अच्छा, आप सीधे पॉलिटिक्स से जुड़ी हो, समाजवादी पार्टी से या किसी पार्टी से? मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स से नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ। तो इतना कैसे आपको कुलदीप सेंगर से लेकर? अरे सर, वो पेपर में 10-10, 12-12 दिन घटनाएं छपी हैं तो कौन नहीं जानेगा? टीवी पे रात दिन दिखाया गया तो कौन नहीं जानेगा? आप लोग किस लिए हो भाई? आप लोग दिखाते हैं तो हम लोग देखते हैं उस चीज़ को। अब जैसे हम बोल रहे हैं, आप दिखाएंगे तो आप सारा कुछ रहेगा ना टीवी पर। ये डायरी लेके सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? सर, मैंने कहा ना, मैं कुछ काम से आई थी अपने। तो डायरी में क्या नंबर है? डायरी की बहुत बात होती है। डायरी में क्या है ऐसा जो सुबह सुबह आप डायरी में सर बहुत कुछ है। अब गैस सिलेंडर, टमाटर के दाम नोट कर रही थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, नोट करके क्या करेंगे उसका? सर, अभी तो जब 400 में था तो स्मृति ईरानी जी धरना देती थी, अभी तो 1200 में हो गया तो कोई धरना ही नहीं दे रहा है किसी चीज़ के लिए। लेकिन ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो बात होती है, लेकिन चुनाव के समय फिर जातिगत राजनीति, बाकी कुछ और मुद्दे, मोदी जो भाषण देकर भटकाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे चीज़ें चुनाव में उससे प्रभावित। सर, अब की कन्नौज में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देख रही हूँ, जहाँ भी निकलती हूँ, अगर सब्जी लेने आई तो वहाँ देखा तो लोग अगलेस चिल्ला रहे हैं।
यहाँ अखिलेश श्योर हो चुके हैं। नहीं चिल्ला रहे हैं तो पिछली बार क्या हुआ, डिम्पल हार गई 13,000 सर पिछली बार का रिकॉर्ड इतना जानकारी नहीं है आपने मुझे। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार मैंने डिम्पल जी को ही वोट दिया था, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि कैसे चुनाव हारे हम लोग। तो आप समाजवादी पार्टी के पुराने वोटर हो? जी सर। हर चुनाव में? जी सर। अच्छा चलो, तो हुआ ना, तो आपकी निष्ठा एक पार्टी से है, मतलब वोटर के तौर पर। पहले हमारा पूरा परिवार बीजेपी का था, ठीक है, मेरा पूरा परिवार बीजेपी को वोट करता था, लेकिन जिस दिन से समाजवादी पार्टी ने मेरे गांव में महिलाएं रोड वहाँ जहाँ बत्तियां लगी होती हौदियों पे नहाने जाया करती थी पूरा गांव, और जब से समाजवादी पार्टी के सांसद हुए थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने हमारे गांव में पूरा सीमेंटेड कराया है और दोनों तरफ नालियां बनवाई, तो सारी गांव की महिलाएं चाहे ऊपर पानी 4 मंजिला से डालें चाहे नीचे मंजिला से नहाएं, तो सारी व्यवस्थाएं गांव में हुई। तब से हमारा आधे से ज़्यादा गाँव वोट समाजवादी पार्टी को देने लगे लोग। लेकिन लोग कहते हैं योगी राज में, मोदी राज में ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं। सर अब क्या बताएं, आप मणिपुर की घटना ही को ले लीजिए, कहाँ सुरक्षित हैं। अगर सारा कुछ सुरक्षित हो गया होता तो महिलाओं को इतनी दिक्कत नहीं होती। चलिए बहरहाल इधर भी आते हैं जरा, युवा कुछ और आ गए बीच में। हाँ आइए, आगे आइए जरा, आप आगे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए। तो आप लोग ऐसे में शुरू बात आप ही से हुई, तो यहाँ जो है जातीय आधार पे क्या लगता है वोट का, जरा समझना चाहते हैं, क्योंकि वोट में तो फैक्टर होता है ना, पाल, लोधी और कश्यप और ब्राह्मण, ये सब तो होता ही है। अखिलेश जी के लिए सब जन का साथ है, जाति फैक्टर यहाँ नहीं लागू हो रहा है, सब जन का साथ है, हर जात का साथ है। पहली बात सब जन का साथ। अब तो आप पक्का आप समाजवादी गलत बात। देखिए हम रिटायर्ड अध्यापक, मेरी 76 साल की उम्र हो गई, हम पैदल 10 किलोमीटर डेली चलते हैं, मेरा नियम है टहलने जाते। भैया क्या है, इन्होंने कहा आज अखिलेश ने अच्छा काम किया, इन्होंने कहा भैया का ये मैडम कभी मिल गई या भैया को मिल गया, इतना ही मुझे जानकार हो, हम पार्टी आर्टी किसी की नहीं। चलिए रही बात, देखिए ऐसा है जहाँ जाति फैक्टर है, बर्मा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, यादव पूरा मिल रहा है, और हम सबका नाम ले लेगा, ये पीडीएफ फार्मूला है, ये पूरा लागू हो गया यहाँ। कुछ तो है जो आप बता नहीं रहे हो, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। हम समाजवादी कतई नहीं भाई, गलत बात, ये ना दोस्त मत लगाइए समाज में खड़े होके, हम रिटायर्ड अध्यापक हैं, ये है संगठन भी तो गलत थोड़ी है। अगर आदमी कोई किसी पार्टी का प्रचारक हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, प्रचारक नहीं, तो प्रचारक नहीं, प्रचारक नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद असलम है। मोहम्मद असलम। आपका? बबलू। तो आप लोगों के लिए चुनाव क्या मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा यही है, बेरोजगारी है। हाँ। और जो है हम लोगों को कोई काम नहीं मिलता है, ये नहीं, काम कुछ रोजगार करते होगे ना? रोजगार करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो वगैरह चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो महंगाई मुद्दा है, क्या मुद्दा है? मुद्दा का यही मुद्दा है कि अब की बार जो है अखिलेश को वोट देंगे। क्यों दोगे, क्या यही सोच के कि जब विकास होगा, उन्होंने हमेशा विकास कराया है यहाँ का। जब चुनाव यहाँ पे जीते, विकास हर विकास हुआ, पॉलीटेक्निक बनी, मेडिकल कॉलेज बना, और जो है अपना बहुत सारा विकास कराया है। बेटा बच्चे हो आप, बेटा आपका क्या नाम है? आशुतोष। क्या करते हो आशुतोष साहब? बस यही पढ़ाई लिखाई घुमाई यही सब चलता है। पढ़ाई लिखाई घुमाई जी। तो घुमाई ज़्यादा या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा? अभी घुमाई ज़्यादा चल रहा है सर। बताओ, घुमाई ज़्यादा करोगे तो फिर एग्ज़ाम होगा तो उसमें पास कैसे करोगे? जी। घुमाई के साथ पढ़ाई तो ज़्यादा। जी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ाई कंप्लीट हो गया है सर, हमारा एमए हो गया है, बीए हो गया है। हाँ अभी एमए हो गया तो बीए तो हो ही गया होगा। काम धंधे की बस वही काम धंधा रोजी रोजगार चल रहा है। और यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ से बाहर का रहने वाला हूँ। बेरोजगारी का दंश पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, और सारा नौजवान देश का जकड़ा हुआ है। बेरोजगारी के मुंह में ढकेल दिया है सरकार ने। विगत 2014 में मोदी जी जब से आए हैं, देश का नौजवान जिसका उम्र खत्म हो गया, 12-14 साल निकल गया 2014 से 2024 के मध्य में, और ना जाने तमाम ऐसे नौजवान इलाहाबाद रह करके और दिल्ली रह करके एक छोटे से कमरे में रह करके 50 किलो आटा 50 किलो चावल ले जाते हैं, और एक कमरे में 4-4, 5-5 नौजवान रह करके किसान का बेटा पढ़ता है। लेकिन जब आता है चुनाव, जब आता है परीक्षा का समय, तो पेपर लीक हो जाता है और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है और आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। नहीं तो 10-12 वर्ष बाद वो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ की धरती पर चले जाते हैं और जा करके बेरोजगारी का दंश झेलने का काम करते हैं। तो चुनाव में लेकिन ये सब मुद्दा है कि चुनाव में फिर हिंदू मुस्लिम हो जाता है,
और ये मोदी जी तमाम तरह के भाषण दे रहे हैं, राम मंदिर 370, और जो बीजेपी समर्थक वही सब गिनाने भी लगते हैं। ये झूठ और ढकोसला चलता तो जरूर है, लेकिन अंत जरूर होता है। रावण का बहुत बड़ा महल था, रावण का बहुत बड़ा ताप था, लेकिन उसका अंत राम ने किया ही किया। तो इन लोगों का अंत निकट आ चुका है और देश की जनता जान चुकी है। चाहे कन्नौज हो चाहे बलिया हो, समाजवादी पार्टी पूरी परचम के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने जा रही है। और लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कुशवाहा, बिन, मलाह, तुराहा, दुसाध, नाई, हजाम का मामला नहीं है। यह मामला विकास का मामला है। यह मामला 108 नंबर का है, यह मामला 102 नंबर का है। और कन्नौज की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की धरती के लिए क्या किया है। जहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े किसानों की मंडी, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक बता दे काम क्या किए हैं। पूरे पूर्वांचल से लेकर के सफाई से लेकर के आप इटावा, मैनपुरी, जहाँ तक चले जाइए, अखिलेश यादव ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ का विकास उस जनपद को उन्होंने उजाला सफाई को तो करेंगे ही, चूंकि उनका घर है, सारे परिवार के लोग वहीं रहते हैं। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया के नाम पे जो बलिया जनपद, जो पिछड़ा इलाका था, चंद्रशेखर की धरती है, मंगलपाड़े, चित्तूपाड़े की धरती है, उस बलिया जनपद को सबसे बड़ा पार्क और पुल देने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी देने का काम किया तो अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। अखिलेश यादव तो सच्चे समाजवादी और विकास पुरुष हैं। बड़े जनता गुमराह हो चुकी हो, लेकिन इस आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी का भी जलवा चलेगा, अखिलेश का भी जलवा चलेगा। आप जरा बताओ, आप क्या समाजवादी युवजन सभा या समाजवादी पार्टी के यूथ विंग से या समाजवादी एक समान स्टूडेंट लीडर हूँ। हाँ हो ना, तो समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट लीडर। लेकिन पहले बताओ समाजवादी, पहले बता दो, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि फिर आप सीधे समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट लीडर हो। क्योंकि जैसे आपने भाषण दिया, पूरा एकदम मंच का भाषण था, वो मंच का भाषण नहीं सर, दिल का भाषण है। और एक जनता, समाजवादी पार्टी एक जनता सर जी, अरे तो बताने में क्या है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करो ना। समाजवादी पार्टी के यूथ लीडर जी, ठीक है, हो गया, आपकी बात समझ गए। तो आप समाजवादी पार्टी से सीधे जुड़े हो, कोई बात नहीं। कई बार जो चीजें हैं सर, यहाँ पर सारे न्यूट्रल लोग हैं, सारे सामान्य लोग हैं, सारे लोग रोजी रोजगार वाले हैं सर। किसी के दिल पर सर हाथ रखवा पूछिए, हिंदू मुस्लिम छोड़िए, लोधी कुशवाहा छोड़िए, ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार छोड़िए, किसी से पूछिए कि अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की जनता के लिए कार्य किया है कि नहीं किया है। सबकी एक ही आवाज आएगी कि अखिलेश यादव विकास पुरुष है। और अखिलेश यादव के चेहरे पिछली बार क्यों हार गई थी? फिर हार और जीत, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि रोटी उलटती पलटती रहनी चाहिए तो रोटी जल जाएगी। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, समाजवादी लोग हार को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बार अपनी आइडेंटिटी खुद बता दिया, हम अपनी हार को। लेकिन इस बार 2 लाख वोटों से यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव जीत करके जाएंगे। मैं आपसे यही पे कह दे रहा हूँ, 2 लाख वोटों से। अब आप सीधे नेता हो समाजवादी के, हो गया समझ में। और आपने खुद ही कह दिया हम अपनी हार अपनी जीत। अखिलेश के साथ पूरी जनता है तो हम क्यों नहीं बोले? हम भी पूरी जनता अखिलेश के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ चौक चौराहे पे थोड़ा न्यूट्रल लोग जो सीधे किसी पार्टी से न जुड़े उनसे बात हो। लेकिन कोई बात नहीं, आप बीच में आ गए, अपने माइक का और मंच का, माहौल का और मौके का फायदा उठा लिया। देखते रहते हैं। आपका शुभ नाम? पीयूष मिश्रा। तो आप इसीलिए आए थे कि भाषण दे के बस चले जाएं? आप आए, माइक पकड़ा, भाषण दिया, नेता हैं आप पक्के वाले। क्या नाम बता? पीयूष मिश्रा। क्या करते हो पीयूष साहब? मैं तो जॉब कर रहा था एनजीओ में, और मैं वेट कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। मेरे एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं जिससे मैं जॉब ले पाऊँ गवर्नमेंट। तो इधर बच्चे बेटा आप बच्चे मुझे मजबूरन कॉर्पोरेट ज्वाइन करना पड़ा। अभी मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, फैमिली बिजनेस में। स्कूल मैनेजमेंट का बिजनेस है मेरी फैमिली का यहाँ पे, और मेरे पिताजी भी वही काम करते आ रहे हैं। मेरे बाबा भी उसी काम में थे, स्कूल मैनेजमेंट में। तो मैं भी उसी में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी बहुत ज़्यादा रश है और वेल पेड जॉब्स नहीं है। इवन कितना भी आपका स्किल हो, आपको हर जगह जॉब नहीं मिल रही है। कुछ आईटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे वेल पेड जॉब हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं आपको वेल पेड जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं भी पिछले 5 सालों से वेट कर रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम्स होंगे, कब पेपर लीक नहीं होगा, तो जिससे जाके मुझे एक बेटर जॉब मिल पाए, जैसी मेरे पास स्किल्स हैं जो मैं डिज़र्व। यहाँ क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं पढ़ाई नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने DLED किया हुआ है, मैं टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा है जो कि। उसके बाद से मैं यहीं का लोकल का रहने वाला हूँ, पर मेरी हायर एजुकेशन मोस्टली दिल्ली में हुई है और कानपुर में, दिल्ली में और कानपुर में हुई है। तो क्या लग रहा है, कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी आपके मुद्दे के हिसाब से बेहतर काम कर रही है या करे? मेरे हिसाब से बीजेपी पूरी तरह भटक चुकी है। उसे नहीं पता है कि यूथ को क्या चाहिए, और मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। बस मैं इस मंच से बोलना चाहूँगा कि जितनी भी जनता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें,
हर किसी को जाति धर्म संप्रदाय से उठकर वोट करना पड़ेगा। भले किसी आदमी का, किसी भी नेता ने कुछ भी काम किया हो तो वो उसका वोट डिज़र्व करता है। अगर आपका किसी ने कोई काम नहीं किया है, फिर वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, आपको उसको वोट नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने हमेशा से काम किया है। जब भी मैं छोटा था मैं उनको तब से देखता आ रहा हूँ। पिछले 5 विगत वर्षों में सांसद जी तो मुश्किल से 3 या 4 बार तिरवई आए होंगे। वो यहाँ पे लोगों से, अगर वो विकास ना भी करते, लोगों से जुड़े रहते, तो फिर भी लोग प्रेम भाव से उनको वोट देते। इनको सांसद जी को, जो अभी हमारे करंट सांसद है सुब्रत पाठक जी को, पर वो जुड़े ही नहीं। उन्होंने किसी से कोई मतलब ही नहीं रखा। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, उनकी खुद की जाति का हो या उनके खुद के धर्म का हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी संपत्ति में जरूर कुछ बढ़ोतरी कर ली होगी, पर मुझे नहीं लगता कि तिरवा में कोई बढ़ोतरी। आप खड़े हैं यहाँ पे चौराहे, आप गंदगी देख सकते हैं किस तरीके से है, और कोई भी एक भी काम नहीं है जो मैं आपको गिना पाऊँ कि सुबह। इवन मैंने खुद उनको वोट किया था पिछली बार, क्योंकि मैं चाहता था कि हर बार सबको मौका मिलता है, इस बार किसी और को भी मौका मिले। हो सकता हो कि कन्नौज की किस्मत को बदल दिया जाए किसी दूसरे को मौका देकर, पर मुझे लग रहा है कि मेरा वोट वेस्ट गया पिछली बार। अच्छा, पिछली बार आपने बीजेपी को? हाँ, मैंने सुब्रत पाठक जी को वोट दिया था, पर इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मैं और मेरी फैमिली का तो नहीं बता सकता मैं, मेरा अपना पर्सनल वोट है और ये मेरा अधिकार है, तो मैं इस बार तो उनको बिल्कुल भी वोट नहीं दूंगा। और उन्हें पता होना चाहिए कि हम लोगों के अंदर एंगर है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी यूथ को लेके बात नहीं करते। आजकल मैं देख रहा हूँ तो ब्राह्मण युवा मोर्चा का वो सम्मेलन कर रहे हैं। इससे पहले 5 सालों में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि चलो आज यूथ को देखिए उनकी क्या ज़रूरतें हैं। कोई मतलब नहीं, चुनाव आ गया है तो मोदी जी मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो हर एक चीज़ में धर्म को लाएंगे, जाति को लाएंगे। अभी कल वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रपति जी की स्किन कलर पसंद नहीं आई, इस वजह से वो उनके अगेंस्ट चले गए। कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी, सबको भटकाने का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है ये इस बार काम आएगा, क्योंकि यूथ को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप घर में पैसे लेके नहीं जा रहे, अगर आप 25 ईयर्स से ऊपर की उम्र के हैं, तो आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ कमाएं। अगर आप कुछ नहीं कमा रहे हैं तो ये सब बेफिजूली है। अब जिनको कुछ करना नहीं है, जो खाली बैठे हैं, जो लड़के जिनके फैमिली बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, वो बीजेपी में घुसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें पैसे कमाने नहीं है। उनके पिताजी कमा के आ रहे हैं, वो बस जा रहे हैं दिन में 300-300 रुपये में पेट्रोल फ्री भरवा के घूम रहे हैं रैलियों में। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जय श्री राम का नारा लगा दिया, लोग पागल हो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि 2 चौपाइयाँ नहीं आती होंगी, लेकिन हिंदुत्व का नारा लिए घूम रहे हैं। आप मिलिए यहाँ पे, बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो हिंदुत्व करेंगे, पर उन्हें मतलब भी नहीं पता होगा कि क्या है। मैं इतना बहुत बड़ा पुजारी नहीं हूँ, मैं इतनी डेली भी पूजा नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, पर मुझे जो मेरी ज़रूरतें हैं, अगर वो कोई सरकार मुझे प्रोवाइड नहीं करा पा रही, वो मेरे लिए बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो करें मंदिर बना दिया, 370 मंदिर बन चुका है तो मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अगर मंदिर नहीं बनता तो एक मुद्दा रहता, पर मंदिर तो बन चुका है। अब मुद्दा क्या है? अब लोगों से आपको पूछना चाहिए, लोगों को सर्वे करना चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो बनाने से पहले कई हज़ार मेल्स लोगों से सजेशंस लिए कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं आपकी। उन ज़रूरतों को ध्यान में रख के उनका मैनिफेस्टो बनाया गया। तो मोदी जी तो कहते हैं उस मैनिफेस्टो में मुसलमानों को सब चीज़ दे देंगे, 2 भैंस है तो 1 भैंस दे देंगे, 2 मकान है तो मकान। रीज़न बताता हूँ मैं। भारत उस मैनिफेस्टो में वैसे है नहीं कहीं लिखा हुआ। भारत में शिक्षा मोस्टली यूपी में और आसपास के राज्यों में शिक्षा का बहुत अभाव है। बिल्कुल एजुकेशन की हालत ख़राब है। कुछ स्टेट्स को छोड़ दें साउथ में, तो यहाँ पे लोगों को भटकाने का काम बड़ा आसान है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उन्हें पता नहीं है। जो मोदी जी बोल देंगे वो तो उन्हें भगवान क्या, वो समझिए अपने पिता समझते हैं। उन्होंने कुछ बोल दिया कि अरे तो मुसलमानों को दे देंगे, ये सब आरक्षण तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं, कभी उन्होंने पढ़ना नहीं चाहा। किसी भी आप बीजेपी वाले से मिलेंगे, आपसे पूछिए आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उससे नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है तो बात खत्म, उसके बाद उन्हें सुनना ही नहीं है कुछ। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो भटकाने का काम बड़ा आसान है। आप जरा आगे आइए भाई। ये जो डोले सोले दिख रहा है तो बाउंसर टाइप का दिख रहा है भाई। सर हम तो ये चाहते हैं, पहले बाउंसर हो क्या हो, या मतलब जिम जाते हो रोज? करते क्या हो ये, क्यों मतलब? ये इसलिए कि सर आप जैसे लोग हमें बाउंसर बना लें, अपने साथ रख लें, इसलिए बेरोजगार हैं, कोई जॉब है नहीं, भटक रहे हैं। कितना घंटा जाते हो आप? सर 2-2.5 घंटे सर। 2.5 घंटे जिम में रहते हो? दोनों टाइम या एक? नहीं, एक टाइम सुबह सर। अभी जिम से आ रहे हो? जी सुबह जिम। क्या नाम है आपका? ऋषि। हाँ बताओ। सर हम ये कह रहे हैं कि संविधान हमारा खतरे में है और आरक्षण जो है वो ख़त्म किया जा रहा है ओबीसी वालों का। और कहाँ आरक्षण खत्म किया जा रहा है ओबीसी वालों का? क्यों? पुलिस वाली जो वैकेंसी अभी निकली थी 60,000, उसमें 30,000 जनरल के लिए था, 30,000 में एससी ओबीसी में कितनी जाती हैं सब लोग, उसमें 12-13 हज़ार में ओबीसी। लेकिन
सी अभी नहीं, बहुत खत्म कुछ अभी नहीं किया जा रहा। फिर भी सर अब मतलब मतलब खत्म जी नहीं हुआ जी है। जी और जी होगा भी नहीं, वो नामुमकिन सी चीज़ है अभी फिलहाल। जी। चलिए आगे। और विकास के नाम पे तो कोई विकास किया ही नहीं है सरकार ने। अगर कोई विकास किया हो तो कोई बताए। तो यहाँ 5 साल में विकास हुआ कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ। ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कन्नौज से जब आप घुसोगे तिरवा या कहीं के लिए, तो जो बड़ी बिल्डिंगें या चौड़ा रोड होगा वो समझ लो माननीय अखिलेश जी यादव जी ने बनवाया है। आपका मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, पैरा मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, और उमरदा में उधर दूध डेयरी प्लांट है और वेजिटेबल प्लांट, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं की देन है। लेकिन मोदी जी के राज में 5 साल कन्नौज से सांसद हो गए, 7 साल लगभग हो गए योगी जी का राज, तो काम तो हुआ होगा ना? कोई काम नहीं हुआ सर। आप कोई बताए कोई काम, क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, 1% काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो यहाँ जो ये बेरोजगार, ये देखो आप यहाँ पे इतना लाइन लगता है, ये 300-300 रुपए में इतनी महंगाई में क्या वो तो 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया, हर चीज़ महंगाई हो गई सर। देखिए सर, इनका कोई सुनने वाला नहीं। किसान नौजवान ये भटक रहा है, बर्बाद हो गया, ये समझ लीजिए। नौजवान को नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, प्राइवेट भटक रहा है, सब चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। थोड़ा पीछे पूरा देश हमारा खतरे में, ये समझ लो पूरा देश खतरे में। देश क्यों खतरे में? अरे जब देश में ये नौजवान बेचारे ये जो भटक रहे हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है, इनके आने वाले बच्चों को कोई भविष्य नहीं। 5 किलो राशन में ये समझ लो खत्म है भाई। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम 50,000 कमा लेंगे महीने में, हमें भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, ताली मत बजाओ, हमें रोजगार चाहिए। तो आप हम अपने हक और अपनी लड़ाई अपने संविधान के लिए स्वयं खड़े हैं। यहाँ का कोई ये अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ का वोटर चुनाव लड़ रहा है। चुनाव आप लीडर हो यूथ विंग? नहीं, लीडर नहीं है सर, बता दिया। नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं संबंधित है हम। बस मेरा कहने का मतलब है, जो सच के साथ खड़ा है, जो नौजवान के साथ खड़ा है, जो रोजगार देगा, हम उसको वोट देंगे। ये तो भाषण की तरह दे रहे हो यार, मंच पे भाषण दे रहे हो। कोई भाषण, कभी मैंने भाषण नहीं दिया। आपका क्या नाम है? आगे आइए जरा। क्या नाम है आपका? मेरा जयप्रकाश। क्या करते हो आप? खेती काम देखते हैं, खेती काम देखते हैं। पीछे जरा 1-2। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल। राम गोपाल, थोड़ा पीछे रहिए, तो थोड़ा जगह हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा जगह बनाइए। तो राम गोपाल जी क्या करते हो आप? खेती करते हैं, खेती। तो इस बार आप लोग यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम तो मोदी को जिताएंगे। मोदी को? क्यों, ये बताओ। मोदी को ने कुल लाभ दिए हैं। क्या लाभ दिया बताओ जरा, समझ में आना चाहिए। राशन देते हैं, सम्मान निधि देते हैं। राशन देते हैं और सम्मान निधि देते हैं किसान को। नहीं नहीं सुनो, हेलो ऋषि, आपके बोलने से खाली नहीं होगा ना, आप भाषण दे रहे हो उधर। अब जैसे ये भी एक सज्जन है, अब इनका कहना है कि भाई मोदी जी राशन देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, हर आदमी की अपनी ज़रूरत होती है, तो उनकी भी चॉइस है। उन्हें 5 किलो राशन में खुश हैं, ये 5 किलो राशन में। इनसे पूछो उनके बच्चों का भविष्य क्या है। बच्चे अच्छे, जब यहाँ कॉलेज नहीं अच्छा होगा, अस्पताल नहीं होगा, चिकित्सा नहीं होगा, इनसे पूछो 1 रुपए अखिलेश जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाया वहाँ दबा लेते होंगे। अच्छा, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो घर घर में जाकर अपॉइंटमेंट लेटर देती है? हॉस्पिटल बनवाया। नहीं नहीं, कौन सी सरकार है जो घर घर में जाके अपॉइंटमेंट लेटर दे के सबको नौकरी देती है? सबको नौकरी नहीं, कम से कम रोजगार को एग्जाम्पल है, जो उस काबिल है वो लेंगे, जब कुछ है ही नहीं। हाँ चलो, रोजगार का सवाल वाजिब है। अरे जो अच्छे काम होते हैं, अपनी बात बोलो। अच्छे बच्चों मतलब के लिए पढ़ाई की व्यवस्था चाहिए। अब एक चीज़ ये कौन सी चीज़ रही है कि बच्चों की किताबों पे है 18% GST। जो गरीब बच्चा है 18% GST करेगा, तेरी फीस ज़्यादा, कैसे बच्चा पढ़ेगा? हम लोग जैसे गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो जो कुछ दिखता है सब भैया की देन है, अगले भैया। और यहाँ पे इसके बाद गाँव में तो वो दशा है कि रोड पे आदमी एक वाहन लेके चले जाओ, पैदल नीचे उतर खड़ा होता है। बबूलें इतनी है जो पूछो ना, नहरों में पानी नहीं आता है, सारी फसल सूखी जा रही है, ये ऊपर से और लेते हैं, बिजली और कटे। और खेती की वो सारी रात जाग करके किसान खेती में मेहनत करता है, वो बेचारे चर जाते हैं, किसान रह जाता है। अभी ओला वृष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया किसान यहाँ का। महंगाई मार रही है, बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहा। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश उर्फ बंगाली। अच्छा, तो जयप्रकाश उर्फ बंगाली क्यों नाम प्यार से रखा। क्या करते हो आप? हम खेती करते हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन चौधरी है। पवन चौधरी। क्या करते हो? पढ़ते हो? पढ़ाई पूरी हो गई? मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, 1 महीना बचा है। मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। कहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हो? यहाँ कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज तिरवा में है उधर। अच्छा, यही इंजीनियरिंग कर, यहीं के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं अच्छा, मथुरा के रहने वाले हो। अच्छा, तब तो मथुरा में तो चुनाव हो चुका है। यस सर, वहाँ चुनाव हो चुका है, और यहाँ पे भी हमें रोजगार मिलेगा तो हम ऐसे वोट देते नहीं, तो हम क्यों वोट दें किसी को, जब हमें अभी रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी
पेपर होते हैं, पेपर तो लीक हो कौन जाते सी सरकार ऐसी होगी जो आते ही सबको अपॉइंटमेंट लेटर देने लगेगी? हैं। कोई दूसरी होगी, ये तो नहीं है, कम से कम ये तो दे ही नहीं रही है। एक पेपर हुआ पुलिस का 5 साल में, वो भी लीक हो गया। अब बताइए हम कब तक बैठे रहे? तैयारी की उसकी, नीट भी लीक हो जाते हैं, UPRO सब लीक हो गए। तो सर हमें तो रोजगार चाहिए। हम निकाल के फेंक दिया बाहर। अरे शिक्षा मित्र थे, बेचारे कहाँ करे, पूरी एज चली गई है, उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, उनको कहीं की नहीं छोड़ा। किसी नौकरी तो उसको लेने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। अब उसको ऐसे पास कर दिया NCR से जाके, उनको निकाल दिया नौकरी से। ये कमाई है, चुनावी कमाई है, ये पेपर लीक कर देना। तो कोई है उनका बोलने वाला? सरकार सर किसी की हो, क्राइम रुकेगा ही, क्योंकि सब लोग टेक्निकल नॉलेज सबको है, सब लोग मोबाइल चलाना चाहते हैं। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है, लोग तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर ये कहना कि समाजवादी पार्टी में गुंडई बहुत थी, ये था वो, ये सब पुरानी बातें हो चुकी है। पुराने टाइम में क्राइम इसलिए ज़्यादा था क्योंकि संसाधन नहीं थे, रोड्स नहीं थे। पुलिस को अगर कहीं भी इंगेज करना है तो वो नहीं पहुँच पा रहे। वो तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ये था। अब हमने 7 साल पूरे देश पे राज नहीं कर रहे हैं। कई स्टेट्स में कांग्रेस की भी गवर्नमेंट है, क्राइम रेट वहाँ भी सामान्य ही है। जो क्रिमिनल होता है वो किसी भी धर्म जाति का नहीं होता है, उसका माइंड वो कभी भी क्राइम ये देख के नहीं करेगा कि ये हिंदू है तो इसको छोड़ दूंगा, या ये मुसलमान है तो इसको छोड़ दूंगा। 100 नंबर अखिलेश जी लाए, उसका नाम बदल के इन्होंने 112 कर दिया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया। अखिलेश जी ये हाईटेक सिटी बनाना चाहते थे, आज से 10 साल पहले 100 नंबर लाए, कोई नहीं जानता था। 108 नंबर एम्बुलेंस, कि अगर कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो 108 नंबर पे कॉल करे, एम्बुलेंस आएगी, उठा ले जाए। किसी एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस आएगी। ये हाईटेक जमाना था। इन्होंने भी मेडिकल कॉलेज का नाम बदला है, मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने, मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल बने हुए सालों बीत चुके हैं, पर इन्होंने अभी क्या किया है, सांसद जी ने हमारे उसका नाम बदल दिया है बस, क्योंकि समाज, उनका कहना है कि समाजवादियों ने नाम बदल दिया था तो हमारा काम है नाम बदले। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंदर कैंसर हॉस्पिटल बना है उसको भी चालू करा दें। आप मानेंगे नहीं, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, हमारे यहाँ पे प्लांट है, लेकिन उन्होंने वो प्लांट चालू ही नहीं करा पाया तो चालू हो। बाद में जाके जब कोरोना महामारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई तब जाके वो प्लांट चालू हुआ ऑक्सीजन। इन्होंने लखनऊ में स्टेडियम बनाया, अखिलेश जी ने कान्हा स्टेडियम, अपने नाम से नहीं, भगवान विष्णु के नाम से बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से स्टेडियम बनवाया अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अपने नाम से स्टेडियम बनवाया। कोई जीवित आदमी है, उसने जीवित रहते हुए अपना नाम बना लिया। किसी जीवित आदमी से बनवा लेते स्टेडियम। महापुरुष है तो अपने नाम से कौन? मोदी जी। वो कैसे, कौन कह रहा है महापुरुष है? बाकी सब पुरुष है, वो महापुरुष है। अच्छा, ये तो वही कह रहे हैं, ये एक जुमला है। ये वो नहीं कह रहे, ये उनके जो भक्त हैं, जो जनता भक्त है, वो कह रही है। मैंने बताया ना, वो लोग अपने, इन्हें मोदी जी को अपने पिता की उपाधि देते हैं, वो उन्हें अपना पिता ही मानते हैं। उन्होंने जो बोल दिया तो दुनिया गलत, वो सही। अगर मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं तो अखिलेश जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। इस कलयुग में भगवान कृष्ण बनकर आए हैं। मोदी जी वॉर रुकवा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, पर इंडिया में जो सिविल वॉर चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। नहीं, सिविल वॉर नहीं है इंडिया में। चलो मणिपुर तो चल ही रहा है, सिविल वॉर कहना, हाँ चलो, उसको सिविल, अगर कोई इंटरनल फाइट चल रही है तो उसको सिविल वॉर ही कहेंगे। चलिए ठीक है, जातीय संघर्ष है, जाहिर है आउट ऑफ वो मोदी जी जो हमारी कंट्री में चल रहा है वो उनसे रुकाया नहीं जा रहा है, वो उनसे देश विदेश की फाइटें रुक रही हैं, और विदेश मंत्री उस चीज़ पे सफाई भी दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, जो खुद नहीं जाते उनके साथ, मोदी जी खुद ही विदेश यात्रा करें सारी। आदमी की सबसे बड़ी जो समस्या है, एक आम आदमी की, जितने यहाँ पे खड़े हैं आप सबसे पूछ लिए, इनकी सबसे बड़ी समस्या है इन्फ्लेशन। किसी ने महंगाई के बारे में बोला? महंगाई के बारे में, जो दाल 70-80 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 200 रुपए किलो है। जो चावल, जो भी सब्जियां 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलती थी, भाई किसान को आप 5 रुपए किलो का दाम पे कर रहे हो और उसको बाजार में लाके 20 से 25 रुपए किलो बेच रहे हो। आप कह रहे थे हम किसान की इनकम डबल कर देंगे, फार्मर्स इनकम डबल कर देंगे, आपका टारगेट था 2020 तक का। चलिए कोविड आ गया, ठीक है, आप उसको 1 साल एक्सटेंड करते, 2 साल एक्सटेंड करते, 2024 आ गया, आपने अभी तक कितने किसानों की इनकम डबल कर दी? आपने इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल करा? भाई आप कहते हैं कि मैं पेट्रोल और डीजल की, मेरी एक बार कोई मित्र है मेरे, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं न्यूट्रल हूँ भाई, मैं सीधी सी बात, मैं वोटर हूँ, मैं काम देख के वोट दूंगा। तो मेरी उनसे बहस हो रही थी, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल तो 90-92 रुपये कांग्रेस के टाइम पे भी हो गया था, तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सिलेंडर तब भी महंगा हुआ था। मैं कहता चलो कांग्रेस के टाइम पे महंगा हुआ था, 2020 में कोविड के टाइम पे जो क्रूड ऑयल $125-130 पर बैरल आता है, वो बिल्कुल अपना हिस्ट्री का डीप टच किया था, $9 पर बैरल। क्या भारत देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था?
क्या उन्होंने सोचा कि देश की जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए? तो कहते हैं देश के विकास के लिए कुछ पैसा सरकार के खजाने में भी तो चाहिए। तो देश के विकास के लिए पैसा खजाने में चाहिए तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए ना, 6,500 करोड़ रुपए का क्या हिसाब है आपके पास? भाई आपने पीएम केयर्स फंड बनाया 2020 में कोविड के टाइम पे, आपसे उसके लिए आरटीआई लगाएगी, आपने कहा ये आरटीआई के अंडर में आता ही नहीं, क्यों नहीं आता भाई? देश का पैसा जॉब में CMNBA मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक CMNBA का जॉब आया था, जैसे हर स्टेट्स में एसोसिएट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों को निपुण करने के लिए। निपुण भारत एक स्कीम चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस पर मैंने इंटरव्यू दिया था। 8 IAS लोगों का पैनल इंटरव्यू देते रहे? हाँ जी, सर मैंने इंटरव्यू दिया था। 8 IAS लोगों का पैनल था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। अच्छा, जॉब से जी। और जब मेरी पूरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जब मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, मेन रिजल्ट आने पे उन्होंने वो भर्ती ही कैंसिल कर दी। इवन वो तो प्राइवेट थी, ऐसा भी नहीं था गवर्नमेंट थी। तो जब हम लोगों ने उनसे ITI डाला तो उन्होंने उस चीज़ को ITI के बाहर रखा हुआ है। मतलब अगर कल को आप सवाल करना चाहें सरकार से तो आप वो भी नहीं कर सकते, जबकि उन्होंने खुद ही, ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब आई हो कि चलो उन्होंने कैंसिल कर दिया। CMNBA हर एक स्टेट अपने बच्चों को, जो सरकारी बच्चों को स्किल करने के लिए एक स्कीम चलाती है। हरियाणा गवर्नमेंट भी चला रही है, MP गवर्नमेंट भी चला रही है। तो यूपी ने भी सोचा कि हम भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली से तो कम्पीट कर नहीं पा रहे हैं स्कूल्स में, तो उन्होंने सोचा हम भी अपने बच्चों को स्किल इंडिया में लेके आते हैं। पर बताइए कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने सोचा कि अरे बात नहीं बन रही है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये तो हालत है। और रही बात ये जो अनाज मिल रहा है 5 किलो, उसमें भी ये लोग बाजरा मिला के दे रहे हैं गाँव में। मैं कई गाँव गया था, ऐसे पता कर रहा था कि क्या चला। मैं कभी कभी जाता हूँ स्कूल्स के माध्यम से, तो लोग बताते हैं कि इसमें भी घोटाला हो रहा है कि ये लोग गेहूं में बाजरा मिला के दे रहे हैं इस टाइम पे। ऐसी गर्मी में बाजरा देने का हो सकता है प्रावधानों को, मुझे पता नहीं। लेकिन आप स्टूडेंट विंग से जुड़े हो किसी पार्टी के? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप 2-3 लोग इधर आ जाइए। आप आइए भाई साहब, आगे आइए। आप आगे आइए। आप तो नेता लग रहे हो यार, नेता हो ना। और यहाँ जेब में इतना बड़ा गुटखा भी रखा हुआ है। नेता नहीं, वो जुमा है ना आज, इसलिए जुमे में कुर्ता पहनता। अच्छा, ओके, आज शुक्रवार है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है, शनिवार से। बहुत गुटखा खाते हो? कम गुटखे से तुम्हारा दांत जी। गुटखा का पैकेट रखा हुआ पूरा जी, हाथ में भी है। चाबी का कम खाना चाहिए। चाबी यहाँ तो क्या मुद्दा है यहाँ चुनाव के लिए? सर मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो महंगाई का। महंगाई बहुत है यहाँ पे, महंगाई कम होनी चाहिए। ये आइए सर, इनसे पूछिए, ये बताएंगे। चलो ठीक है, महंगाई कम होनी जी जी जी, मुद्दा महंगाई का है। और सर बहुत सी चीज़ें, जैसे भैया ने भी कहा कि कैंसर का मशीनें सब आ चुकी हैं, सालों से रखी हैं, वो अभी चालू नहीं हुई हैं। उनको चालू कराने का काम सरकार का है। चलिए, बहरहाल हाँ, अब आप आ गए सुबह ही एकदम। सुबह पूरे मूड में हैं आप? ठीक, मूड में। चलो कोई बात नहीं। आप लोग समाजवादी को वोट नहीं देना है ना। ये लोग वोटर हैं, मैं तो बाहर से आया हूँ। आपने सर 2014 से इधर आगे आ जाओ, आगे। 2014 से एक नोटिस करी होगी। हाँ, 2014 से एक चीज़ नोटिस करी होगी। 14 से 24 10 साल हो गए। क्या इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के अलावा एक भी राइट हमें दिया है, ऐड किया है? उससे प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमें राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, भले वो 100 दिन का है, मनरेगा दिया था। क्या इन्होंने अभी तक कोई भी राइट्स ऐड किए 2014 से 24 तक? इन्होंने राइट्स छीने और हैं। हमारा राइट टू प्राइवेसी जा रहा है। आपने अभी सुना होगा व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के जाने वाला है। उन्होंने व्हाट्सएप में IT बिल उन्होंने पास किया था, IT एक्ट। उसमें उन्होंने 2nd क्लॉज में लिखा है कि हम व्हाट्सएप से जब चाहेंगे तब आपका पर्सनल डेटा मांग सकते हैं, और व्हाट्सएप बाउंड है, उसको देना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पर्पज से तो लेकिन सर सिक्योरिटी पर्पजेस के अलावा भी आप उसमें तो सीधी बात है ना, आप हमारा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर तो राइट टू प्राइवेसी। तो ये सब इतनी जानकारी, एक्टिविस्ट हो क्या? नहीं सर, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ करंटली। और दूसरी चीज़, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो भी चला गया। अभी अगर हम कुछ भी, मैं आपको अपना एक तुरंत ताज़ा एग्जांपल बताता हूँ। मैं जो भी गलत होता है मैं उस पर ज़रूर बोलता हूँ, कुछ भी हो। अगर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है तो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, गलत कर रही है तो मैं उसको अपोज भी करता हूँ। तो अभी 2-4 चीज़ें थी जो कुछ इश्यूज़ आए, जैसे मणिपुर का इशू था और अभी वो प्रज्वल रवन्ना वाला इशू था, तो मैंने उन पर लिखा, तो मेरा साइबर क्राइम ने उठा के नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड कर दिया। मैंने उनसे पूछा तो वो कुछ बता ही नहीं रहे। भाई अगर मैंने कोई साइबर क्राइम कराया, आप मुझे नोटिस दीजिए, FIR दर्ज करिए, बुलाइए, कुछ कर ही नहीं रहे। चलिए, बहरहाल अब आपसे इनका नंबर लेना भाई, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देख लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने परमानेंटली यहाँ गुदा रखा है, इनकलाब जिंदाबाद।
और इधर क्या भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ मैं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ। 100 साल पहले वो कह के गए थे, आपने अगर सुना हो, जब उन्होंने HSRA बनाई थी, उन्होंने पहले HRA पार्टी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम उसमें सोशलिस्ट जोड़ा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उनका जो विजन था ना, वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं और फिर यहाँ आके जो हमारे इंडियंस हैं वो हम पे राज करने लगे। वो उनका विजन था ही नहीं। उनका सीधा सा विजन ये था कि जो गरीब वर्ग का आदमी है, किसान वर्ग का आदमी है, इसको उनका हक मिलना चाहिए, वो बराबरी से खड़े हो सके समाज में। तो ये भगत सिंह जी का विजन था। मैं आज भी उसी पे ही डिपेंड रहना चाहता हूँ कि भाई आज भी यही होना चाहिए। देश की जो 70% वेल्थ है वो सिर्फ 22 लोगों के पास है। ये तो राहुल गांधी जो भाषण बोल रहे हैं वही रिपीट कर रहे हो आप? मैं रिपीट जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोला वो फैक्ट है सर। फैक्ट को फैक्ट माना जाना चाहिए। अच्छा, ये देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ बलिदानम परमो धर्मा, पहले भी मैंने शायद वीडियो में दिखाया है। अब बलिदानम परमो धर्मा, तो ये सब जो लिखते हो तो घर वाले आपके मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं कि यार ये तुम नौकरी का वक्त है, रोजगार करने का, कुछ कमाने धमाने का है, ये बलिदानम परमो धर्म, बलिदान और इनकलाब? तो मेडिकल फील्ड में भी उसका कोई इशू नहीं है। अगर मैं सिविल्स के लिए भी अप्लाई करूंगा उसमें भी कोई इशू नहीं है कि आपका टैटू एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उनकी गाइडलाइन साफ साफ है। तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए वॉक इन जाओगे, किसी ने देख लिया कि तो लड़का ये जो यहाँ इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, ये तो यहाँ नौकरी करने आएगा, ये जिंदाबाद नारे लगाएगा। फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी होती है और एक मुझे बाकायदा सूट पहनना होता है, उसमें एक्सपोज नहीं। इंटरव्यू में इसको छिपा के जाते हो तो सर, क्योंकि अगर नहीं होगा ना। मान लो इंटरव्यू देने कहीं गए, ऐसे रखा तुमने हाथ और ये दिख गया तो सामने वाला नमस्कार कर लेगा। तो अब अगर सर वो आइडियोलॉजी उनकी और मेरी मैच नहीं करती होगी, वो मेरी बातों से भी मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं। टैटू एक कोई बड़ा चलो 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 मुझे कॉलेज एक मिनट जरा बाहर आओ, बाहर आओ। इनको 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 नमस्कार करो जरा। चलो 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 बहरहाल वो दिन में ही थोड़ा सा उन्होंने। सर मैं 4 साल से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ऑडिटोरियम में एक ईंट नहीं लगी है। जैसे हम 2020 में आए थे ऐसे ही हम जा रहे हैं, उसमें ना हमने देखा है ऑडिटोरियम कैसा बनेगा, कैसा है, ऐसा जैसे छोड़ रहे हैं ऐसे ही जा रहा है सर। उसमें कुछ काम नहीं हुआ है कॉलेज में। चलिए अब मुझे ये वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा भी हो गया और एक भाई साहब आ भी गए हैं पूरे उस माहौल में। तो हमारी फिर मुलाकात होगी कन्नौज में। वोटिंग के दिन भी मैं आऊँगा और जो कुछ यहाँ दिखेगा दिखाऊंगा। वोटिंग के दिन क्या मूड होता है जनता का वो भी देखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तिरवा के कौन चौराहा? गांधी चौराहा से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी। नमस्कार।